नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। पीएम मोदी ने स्टॉलों का भ्रमण किया और विकसित भारत यात्रा वैन और क्विज कार्यक्रम का भी दौरा किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें संबोधित भी किया। सब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। 9 संकल्प रख रहा हूं, 9 आग्रह रख रहा हूं। मेरा पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और 9वां आग्रह है, कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। पीएम मोदी ने स्वर्णवेद महामंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौके पर मौजूद रहे। स्वर्णवेद महामंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पीएम ने वाराणसी को स्वर्णवेद महामंदिर की सौगात दी है। हम नए भारत की
अनुपूर्ति कर रहे हैं। भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है और यही देने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव-गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। स्वरवेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग कि जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आध्यात्मिक जगत में शून्य शिखर पर स्वयं प्रवेश किया था। कुंभ की इस महान परंपरा को, चाहे वह दुनिया की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना हो या फिर उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में निरंतर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके बिना भेदभाव के पूरी ऊर्जा को देश के लिए, उन कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ है जिसको लेकर के 1920 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जेल की यातना भी सहन की थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुंबई हमले का गुनाहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद उसे कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की। साथ ही इस बात के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं सामने आई है उसे किसने जहर दिया। दाऊद के कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी किसी ने पुष्टि नहीं की है। अटकलें लगाए जा रहे हैं कि उसे अचानक अस्पताल में भर्ती कराने के पीछे का कारण जहर हो सकता है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि दाऊद को अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं एक पाकिस्तानी पत्रकार ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि क्यों ये खबर पक्की मानी जाए कि दाऊद को किसी ने जहर दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तानी पत्रकार का दावा है कि सुनने में आ रहा है दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। पाकिस्तानी पत्रकार का दावा है तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दावा यह भी है कि कराची के किसी हॉस्पिटल में उसको रखा गया है। जरूर है ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है।
यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है। उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के दिल्ली में संसद सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा चाहे बीजेपी माने या ना माने ये बहुत गंभीर मामला है और कहा ये कोई मामूली घटना नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे मामूली दिखाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री सदन में बोले। जो एमपी सदन पे हमला और हमला के साथ साथ बीजेपी के जो एमपी उनको दिया हुआ पास और सारे हमारे जो सुरक्षा इंतजामियात में जो खामियां पाई जा रही हैं, जो कमियां हमें दिख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा गंभीर मुद्दा जरूर हम मानते हैं। चाहे बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी इसको माने या ना माने, लेकिन हम सब भगवान की भरोसे दुआ से ये तो बच चुके हैं कि अगर उस दिन कोई घातक हथियार लेके ये लोग अंदर आते तो क्या होते, ये सोचकर हम हैरान। खबर पटना से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा अगर इंडिया गठबंधन में किसी में हिम्मत है तो एक व्यक्ति वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े और कहा कि ये सब बहाना है। साथ ही कहा अगर हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े। गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। दिल्ली में संसद सुरक्षा चूक की घटना पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया। कहा कि अगर दिल्ली में और कोई सरकार होती तो इस मामले में बीजेपी ने दिल्ली बंद कर दी होती और कहा कि हम मानते हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। साथ ही कहा लेकिन मैं अमित शाह सदन में आए और अपनी बात रखें, इसमें डरने की क्या बात है, जो हुआ है वो हुआ है। बात ऐसी है कि अगर ये और किसी की सरकार होती दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली ठप कर दी, बंद कर दी होती, जाम कर दिया होता इस मामले में, सुरक्षा के मामले में। लेकिन आपके सांसद ने ये लोगों को अंदर घुसने का मौका दिया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, गृह मंत्री जी का बयान नहीं। हम मानते हैं कि इस विषय की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन आप आइए सदन में, आप बात तो कीजिए, आप बात तो रखिए सामने, उसमें डरने की क्या बात है? जो हुआ है आगे नहीं होगा, बताइए। दिल्ली में युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार ने इंडिया वॉइस के साथ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी सहित विपक्ष पर हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। संसद पर बेरोजगारी वाले बयान पर देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए रोहित कुमार की हमारी संवाददाता सादिक खान से खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। रोहित जी, जिस तरह से संसद में 5 लोग घुसे, उसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि इसके पीछे चूक जरूर हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? विनाश काले विपरीत बुद्धि,
राहुल गांधी जी की बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो गई है। दिनकर जी ने कहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। राहुल जी को यह भी नहीं पता है, लगता है कि पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी मंदिर है। पार्लियामेंट के प्रति देश की 140 करोड़ आबादी की प्रतिष्ठा है। और राहुल जी ने क्या कहा कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इसलिए पार्लियामेंट पर हमला हो रहा है। राहुल जी, बोलने के पहले सोचिए। आप विपक्ष के सबसे बड़े दल के युवराज हैं और आप कुछ भी बोल रहे हैं। देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, लेकिन राहुल जी, आपकी बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा इस देश में कुछ और कराने का है। आप लगातार देश की संस्कृति के खिलाफ बोल रहे थे, देश की सभ्यता के खिलाफ बोल रहे थे, सनातन के खिलाफ बोल रहे थे। अब आपने संसद के ऊपर हमला भी करवाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के बयान ने देश को शर्मसार किया है। हम राहुल गांधी जी से मांग करते हैं कि तुरंत देश की जनता से माफी मांगे और जिस प्रकार का बचकाना बयान दिया है उस पर अपनी सफाई दें। रोहित जी, लगातार आप देश भर का भ्रमण करते हैं। जिस तरह से 2024 का चुनाव है, इंडिया और एनडीए के जो गठबंधन है उससे कुछ असर पड़ेगा 2024 में? देखिए, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन भारतीयता के लिए, भारत माता के बढ़ रहे वैभव के लिए, देश के नौजवानों के प्रगति के लिए, देश के यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। और ये जो इंडी अलायंस लोगों ने अपने परिवार को बचाने के लिए बनाया है, लोगों ने अपनी राजनीतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए बनाया है, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं। मिट्टी पलीद हो गई है, ट्रैक्टर बैल कोई काम नहीं आवेगा। देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है। इंडी अलायंस का पता भी नहीं चलेगा 2024 में। इंडी अलायंस देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, जनता विरोधी है। ये तो रोहित जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया जो अलायंस है वो देश विरोधी है, और लगातार जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है उसका भी लगातार युवा चेतना मंच की ओर से भी विरोध किया गया है। और पूरी तरह से जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग छवि है, तो उसी को लेकर युवा चेतना मंच भी साफ तौर पर उनके संयोजक का कहना है कि देश में एक बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। सादिक खान, इंडिया वॉइस, नई दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जालौन में हुए भीषण सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही जिला प्रशासन को सीएम ने घायलों का समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बता दें कि देर रात तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से हाईवे पर बच्चे से भरी लोडर पलट गई, जिसमें मासूम बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा बुलंदखंड एक्सप्रेसवे के पास NH 27 पर हुआ था। खबर रायबरेली से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही सामने नजर आई है। बता दें कि जिला अधिकारी आवास के अंदर विद्युत लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सूचना दिए हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो गए, लेकिन उसके बाद भी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया और उस वक्त बिजली की लाइन अभी तक सप्लाई बंद नहीं हुई थी। बता दें कि सप्लाई चालू होने के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां वाहन चेकिंग के नाम पर तुकनिया पुलिस जानवर जैसा बर्ताव कर रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि चेकिंग के दौरान खेत से आए युवक को जबरन गाड़ी में लादने की कोशिश करी, तभी भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने अपने हाथ पीछे खींचते हुए युवक को छोड़ दिया। वहीं घटना के बाद से लोगों में पुलिस की कार्यशैली के प्रति आक्रोश के फैल गया। घटना कैमरे में कैद हो गई। खबर बरेली से है, जहां थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के गांव में नाली के विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि नाली के विवाद में पुलिस से शिकायत करने की रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही मृतक के परिजनों ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।
तहरीर के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आज दिनांक 17 दिसंबर 2023 को थाना भीतरी चैनपुर के उदयपुर दशरथपुर गांव में शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य में दो पक्षों के बीच में नाली की पानी के निकासी को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के एक 50 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी थी। उस व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी थाना पुलिस द्वारा कर ली गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं थाना पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई। अगली खबर रायबरेली से है, जहां एनटीपीसी और जल निगम के बीच एक आधिकारिक समझौता हुआ, जहां सीवर के पानी से बिजली बनाने का काम शुरू किया गया। बता दें कि शहर का जितना भी सीवर का पानी होगा वो उच्च हार में एनटीपीसी पहुंचाया जाएगा और उस पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाएगी। तो वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसको एनटीपीसी जल निगम को मुहैया कराएगा। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी तक 40 किलोमीटर लंबे पानी की पाइप डाली जा रही है, जिसे विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर जालौन से है, जहां तेज रफ्तार का कहर फिर देखने को मिल रहा है। बता दें कि अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 2 साल का मासूम बच्चे के साथ 4 की मौत मौके पर ही हो गई और 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के बुलंदखंड एक्सप्रेसवे के केथेरी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। खबर बंदायूं से है, जहां झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ पीड़ित ने आईजीआरएस की शिकायत की है। बता दें कि दरोगा ने फर्जी आंखें लगाकर शिकायत का निस्तारण किया। वहीं दरोगा और झोलाछाप डॉक्टर का फर्जी रिपोर्ट लगाने को लेकर रुपए के लेन देन का ऑडियो वायरल हो गया। ऑडियो वायरल होने के बाद दरोगा की कारगुजारी से पुलिस की फजीहत हो रही है। मामला उत्साहित थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा जलालपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।